गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक के बारे में आप सब जानते होंगे। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। इस दुनिया, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस कायनात का सबसे इजी टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक। इतना इजी है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे। हर टॉपिक के बारे में ऐसा बोलता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स शायद जानते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक से बच्चे डरे नहीं। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में आपने कभी न कभी जीवन के किसी मोड़ पे पढ़ा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, लेकिन ये सामान्य सी बात है। तारीखें वगैरह भी बहुत ठीक है, एग्ज़ाम में पूछते हैं, लेकिन अपन इसको प्रारंभ से ही पढ़ेंगे, समझेंगे कि एकीकरण की रूपरेखा क्या थी, एकीकरण से पहले की क्या स्थिति हुई थी। तो अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला प्रयास किया था तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1939 की ये बात है। लॉर्ड लिनलिथगो उस वक्त वायसराय थे, तो उन्होंने ये कहा था कि वे राजस्थान की रियासतें अलग अलग नहीं रहनी चाहिए, राजस्थान की सभी रियासतों को एक कर दिया जाए। तो राजस्थान को एक करने की जो बात थी वो सबसे पहले कही थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो बहुत इम्पोर्टेंट सा एक तथ्य है, थोड़ा आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं कि आगे 1948 में जो हमारा एकीकरण स्टार्ट हुआ था, उसकी रूपरेखा क्या थी या क्यों हुआ था वो। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी दी गई 15 अगस्त 1947 को, और एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी गई। तो हिंदुस्तान जो पहले एक था अंग्रेज़ों के समय में, उस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान, और एक नया राष्ट्र बन गया पाकिस्तान। तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है भारत को आज़ादी दी गई थी। अब इस स्वतंत्रता अधिनियम की एक धारा थी 8। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रावधान दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि रियासतें जो है अब स्वतंत्र है। क्योंकि रियासतों पर पहले ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य था, तब रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। सत्ता जो है वो रियासतों को हस्तांतरित कर दी गई इस धारा 8 के द्वारा। और इस धारा 8 में एक प्रावधान ये भी रखा गया कि भारतीय रियासतें आज़ादी के बाद अब स्वतंत्र है। 1947 15 अगस्त के बाद भारतीय रियासतें जो है वो स्वतंत्र है, चाहे तो वो हिंदुस्तान में मिल जाए, चाहे वो पाकिस्तान में मिल जाए। और इसमें ये प्रावधान भी था कि अगर रियासतें चाहे तो स्वतंत्र भी हो सकती है। तो ये प्रावधान हमारे देश के लिए बड़ा घातक प्रावधान था, क्योंकि हिंदुस्तान के पहले ही 2 टुकड़े हो चुके थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और फिर रियासतों को भी ये आज़ादी मिल गई कि वो हिंदुस्तान में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत के और अधिक खंडित होने की संभावनाएं बढ़ गई। लेकिन भारत को खंडित होने से बचाने के लिए आगे आ गए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब ने कहा नेहरू जी को, नेहरू जी आप टेंशन ना लें, कोई चिंता ना करें, मैं भारत को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तो नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विश्वास दिखाया और नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कंप्लीट वीटो पावर दे दिया कि पटेल साहब, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए, आप शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति लगाइए, आपको पूरा पावर है, आपको पूरा वीटो पावर है कि जो रियासतें हैं ये भारत में ही रहनी चाहिए, ये इनके इन प्रकार रियासतें भारत में ही रहनी चाहिए, न तो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए और न ही स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस प्रकार का सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकार दे दिया गया। और इसके लिए फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को, तारीख इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग या रियासती सचिवालय का गठन हुआ। इस रियासती सचिवालय का एक कार्य था कि भारत की रियासतों को भारत में ही रोके रखना। उस वक्त लगभग 562 से भी अधिक रियासतें थी, तो उन रियासतों को भारत में ही रोके रखना इस रियासती विभाग का प्रमुख दायित्व था, जिसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद के लिए इस विभाग के अंदर एक सचिव या सलाहकार का पद भी बनाया गया, और इस रियासती विभाग के सचिव या सलाहकार बनाए गए वीपी मेनन।
ये वीपी मेनन जो थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, और ये उस वक्त जो हमारे वायसराय थे 1947 के समय, लॉर्ड माउंटबेटन, ये उनके भी विधिक सलाहकार हुआ करते थे। और चूंकि इनको पूरे भारत की बहुत अच्छी जानकारी थी, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में रियासती विभाग का इन्हें सचिव बनाया गया। और वीपी मेनन साहब ने इस जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरती से भी निभाया, आगे हम देखेंगे। और तो इस प्रकार रियासती विभाग का गठन हुआ। अब रियासती विभाग का काम हो गया कि रियासतों को भारत में रोके रखें। और चूंकि ये जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इसकी धारा 8 जो थी, इसने कहा था कि भी रियासतें जो है वो स्वतंत्र भी हो सकती है। तो रियासतें वही स्वतंत्र हो सकती थी जिनकी आबादी जो है 10 लाख से ज़्यादा हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वही रियासतें जो है वो स्वतंत्र हो सकती थी। तो आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वे रियासतें जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी। तो इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इन 3 रियासतों में आप देखें नाम के अंत में पुर आ रहा है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और चौथी है बीकानेर। तो इन चारों रियासतों के आप नाम ध्यान रखें। इनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा, वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा, तो ये रियासतें स्वतंत्र भी हो सकती थी। तो समस्याएं थी कि रियासतें पाकिस्तान में मिल सकती है, स्वतंत्र भी हो सकती है, लेकिन इस मुश्किल काम को, इस कठिन कार्य को, इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन बनाया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कैसा बनाया आगे और हम समझते हैं। तो 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, और राजाओं का एक संगठन हुआ करता था, नरेंद्र मंडल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नरेंद्र मंडल का एक सम्मेलन बुलाया दिल्ली के अंदर 25 जुलाई 1947 को। ये नरेंद्र मंडल जो था, ये राजाओं का संगठन था, और ये 1921 में बना था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ही इसके प्रथम चांसलर भी बनाए गए थे। गंगा सिंह जी काफ़ी विकासवादी राजा थे, जिनको आधुनिक भारत का निर्माता और राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। तो नरेंद्र मंडल 1921 में बना था, जो कि राजाओं का समूह था ये। तो इस नरेंद्र मंडल का सम्मेलन बुलाया गया 1947 में दिल्ली में। तो इस नरेंद्र मंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती विभाग के द्वारा या भारत सरकार के तत्वाधान में उन्होंने 2 प्रकार के प्रपत्र जारी किए राजाओं के सामने। राजाओं के सामने का मतलब रियासतों के सामने। तो ये बात पूरे भारत के स्तर पे चल रही है। तो भारत के सभी राजा दिल्ली में आए और राजाओं के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 प्रकार के प्रपत्र पेश किए। पहला था विलय पत्र, जिसको अंग्रेजी में कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र जो था, इस पर रियासतों को हस्ताक्षर करने थे, और कब तक करने थे? 15 अगस्त से पहले पहले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को कहा कि श्रीमान राजागण, आप जो है पूरे भारत के सभी प्रमुख रियासतों के राजा हैं, और भारत का भविष्य अब आपके हाथ में है, और आपका भविष्य जो है वो भारत में मिलने पर ही स्वर्णिम हो पाएगा। भारत से अलग आपका कोई भविष्य नहीं है। और जो रियासतें 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले इस विलय पत्र पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देगी, तो उनका विलय भारत में माना जाएगा, वो भारत संघ की एक इकाई बन जाएंगे। और जो रियासतें हस्ताक्षर नहीं करेगी, फिर उनके लिए हम हमारे हिसाब से फिर साम दाम दंड भेद किसी प्रकार की नीति का प्रयोग करके उनको भी हम भारत में मिलाएंगे। लेकिन आप सभी राजाओं से निवेदन है कि भी आप ससम्मान जो है इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें 15 अगस्त 1947 से पहले। तो इस विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने वाले जो पहले राजा बने, वो थे हमारे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जी। तो बीकानेर रियासत पहली रियासत थी जिसने इस विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में विलय किया। तो पहली रियासत हुई बीकानेर। फिर राजाओं में होड़ मच गई, सब भारत संघ में मिलना चाह रहे थे, क्योंकि राजा भी समझ गए कि भाई भारत सरकार से अलग हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं बन पाएगा। तो इन राजाओं में एक भोपाल का राजा था हमीदुल्ला खान। इस हमीदुल्ला खान के मंसूबे थोड़े सही नहीं थे। हमीदुल्ला खान जो था, ये पाकिस्तान के जो सर्वेसर्वा थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके संपर्क में आ गया,
और हमीदुल्लाह खान मोहम्मद अली जिन्ना की बातों में इतना आ गया कि हमीदुल्लाह खान ये प्रयास करने लगा कि भोपाल को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। तो भोपाल के नवाब का नाम आप थोड़ा ध्यान रखें, हमीदुल्लाह खान। अब हमीदुल्लाह खान चूँकि भोपाल का राजा है और भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहा था, तो हम ये जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से आगे राजस्थान आता है और राजस्थान से आगे पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो हमीदुल्लाह खान ये चाहता था कि भाई मध्य प्रदेश तक, भोपाल तक पाकिस्तान की सीमा आ जाए। अब भोपाल तक पाकिस्तान की सीमा कब आ पाएगी? जब भोपाल और पाकिस्तान के बीच का जो इलाका है वो भी पाकिस्तान में मिल जाए। और भोपाल या मध्य प्रदेश और पाकिस्तान के बीच का इलाका है हमारा राजस्थान। तो हमीदुल्लाह खान ये चाहता था कि भी राजस्थान भी जो है पाकिस्तान में मिल जाए, या राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये पाकिस्तान में मिल जाए, ताकि भोपाल तक पाकिस्तान की सीमा आ जाए। तो इसके लिए फिर हमीदुल्लाह खान ने राजस्थान के राजाओं से संपर्क किया और राजस्थान के राजाओं में 2 राजा इसके बातों में आ गए। एक तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह और जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह। ये दोनों इतने प्रभाव में आ गए हमीदुल्लाह खान के, इन्होंने पूरा मन बना लिया कि हमें तो हमारी रियासतों को, धौलपुर को, जोधपुर को पाकिस्तान में ही मिलाना है। और हमीदुल्लाह खान ने रातों रात प्लानिंग करके, साठगांठ करके मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात करवा दी जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह जी से। एक जगह मिले, मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं, हनुवंत सिंह जी जोधपुर के राजा बैठे हुए हैं और उनके साथ में जैसलमेर के महाराजा गिरधर सिंह भी साथ थे। ऐसा कहते हैं हमीदुल्लाह खान भी साथ था। ये मीटिंग हमीदुल्लाह खान ही करा रहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह जी के सामने खाली पेज रख दिए कि हनुवंत सिंह जी, जो आपकी शर्तें आप सारी लिख दीजिए। जिन्ना आपकी सारी शर्तें कबूल कर लेगा, बस आपको जो है पाकिस्तान में मिलना है, आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। तो जब उनके सामने, हनुवंत सिंह जी के सामने कागज़ रखा गया, तो हनुवंत सिंह जी ने मन ही मन विचार किया, अरे यार कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे। मेरी हिंदू रियासत है, मेरे हिंदू प्रजा है मेरी, मैं हिंदू हूँ, और मैं कुछ लालच में या इनके बहकाव में आकर के मेरी हिंदू रियासत को मुस्लिम साम्राज्य में मिला रहा हूँ, तो ये तो गलत हो रहा है। तो उनके अंतरात्मा ने उनको कचोटा। तो हनुवंत सिंह जी ने उस वक्त कहा कि जिन्ना साहब, अभी ये कागज़ आपके पास ही रखिए, मैं थोड़े 1 आध दिन और सोचूंगा, विचार करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जिन्ना ने कहा ठीक है। फिर हनुवंत सिंह जी वहाँ से चले गए। हमीदुल्लाह खान ने पूरा प्रयास किया कि हनुवंत सिंह जी उसी वक्त साइन कर दें, लेकिन उनका दिल तो हिंदुस्तानी था हनुवंत सिंह जी का, उनका हिंदुस्तान का प्रेम वापस जाग उठा। इस सारी घटनाक्रम का पता फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी चल गया। पटेल भी पटेल थे भैया, वो भी बहुत माइंडेड थे। तो पटेल को पता लगा कि ऐसे ऐसी मीटिंगें हो रही है और जोधपुर को जो है वो पाकिस्तान में मिलाने की प्लानिंग चल रही है। तो पटेल ने कह दिया, भैया दूध मांगोगे तो खीर देंगे और जोधपुर मांगोगे तो चीर देंगे। फिर पटेल ने तुरंत वीपी मेनन साहब को कहा कि यार तुरंत मेरी मीटिंग कराओ हनुवंत सिंह जी से। फिर दिल्ली में हनुवंत सिंह जी मिले पटेल से, वीपी मेनन से, और जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन भी जो है ये भारत के हित में ही कार्य कर रहे थे। लास्ट में अंतिम दिनों में जाने से पहले इन्होंने पूरा प्रयास किया था कि रियासतें जो है वो भारत में ही रुकी रहे, रियासतों का विलय पाकिस्तान बना हो, रियासतें भारत में ही रुकी रहे। तो माउंटबेटन ने भी काफ़ी प्रयास किया था भारत को एक बनाए रखने में। तो हनुवंत सिंह जी मिले, माउंटबेटन बैठे हुए थे, वीपी मेनन बैठे हुए थे, समझा रहे थे उन्हें। तो ऐसा कहते हैं किसी बात को लेकर हनुवंत सिंह जी बहुत नाराज़ होकर हनुवंत सिंह जी ने अपनी जेब से निकाल ली पिस्तौल और सिर पे लगा दी वीपी मेनन के। फिर तुरंत आसपास जो लोग थे, माउंटबेटन या और भी जो लोग थे, तुरंत वापस हनुवंत सिंह जी को समझाया। उनको कहा कि आपकी भलाई हिंदुस्तान के साथ ही है, आपके पूर्वज हिंदुस्तान के हिस्सा थे, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं, आप क्यों पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उन्हें वापस समझाया, बात समझ में आई। और उस दिन तारीख थी 9 अगस्त। हनुवंत सिंह जी ने कहा ठीक है, आज के आज मैं साइन करूंगा और मुझे भारत में ही मिलना है, भारत माता की जय। तो 9 अगस्त 1947 को जोधपुर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जो जोधपुर का एक जो पटाक्षेप चला आ रहा था, घटनाक्रम चला आ रहा था कि भाई जोधपुर पाकिस्तान में मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा, जोधपुर की प्रजा भी बहुत निराश थी, वो हिंदुस्तान में रहना चाहती थी। तो इस पूरे घटनाक्रम का अंत हुआ
और सत्य की जीत हुई और जोधपुर का विलय भारत संघ में कर दिया गया 9 अगस्त 1947 को। अब हमीदुल्ला खान टेंशन में आ गया, अरे यार जोधपुर चलेगी। अब जब जोधपुर ने हस्ताक्षर कर दिया तो फिर आसपास की सभी रियासतें, जैसलमेर हो गई या अपने सिरोही हो गई, उदयपुर भी हो गई, इन्होंने भी भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। राजस्थान की सभी रियासतें भारत सरकार के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने लगी और फिर अंत में, सबसे अंत में जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए राजस्थान की रियासतों में, वो लास्ट वाली रियासत थी धौलपुर। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तारीख थी 14 अगस्त 1947 को। तो धौलपुर के हस्ताक्षर करने के साथ राजस्थान की सभी रियासतें भारत संघ में मिल गई। विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए बीकानेर रियासत ने और सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए धौलपुर रियासत ने। बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह जी और धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह जी। बीकानेर रियासत ने हस्ताक्षर किए सबसे पहले 7 अगस्त को और धौलपुर रियासत ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए 14 अगस्त को, 15 अगस्त से एक दिन पहले। तो इनके जो मंसूबे थे हमीदुल्ला खान के, मोहम्मद अली जिन्ना के, वो मंसूबे पूरे नहीं हुए और पटेल धीरे धीरे भारत की सभी रियासतों को भारत में मिलाने पर भारत में मिला रहे थे। अधिकांश रियासतें 15 अगस्त तक भारत में मिल चुकी थी। 15 अगस्त 1947 तक भारत की लगभग सभी रियासतें भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, सिवाय 3 रियासतों के। 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे 15 अगस्त तक। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 जूनागढ़ और नंबर 3 हैदराबाद। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। बाकी सभी रियासतों ने 15 अगस्त तक भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। भोपाल वाले हमीदुल्ला खान को भी बाद में अकल आ गई, वो भी समझ गया कि भाई भारत में रहने में ही भलाई है, तो हमीदुल्ला खान ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। बस जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक बैरिकेड था या एक जो ब्रेकर था, या एक जो बड़ी समस्या थी कि सबसे पहले तो रियासतों को भारत में मिलाया जाए। एकीकरण तो बाद में करेंगे, फिर राज्य तो बाद में बनाएंगे, सभी रियासतों को, आसपास की रियासतों को मिला के राज्य तो बाद में बनाएंगे। लेकिन पहली जो पड़ाव था, पहली जो बाधा थी कि रियासतों को भारत में मिलाना है, तो वो बाधा 15 अगस्त तक लगभग पार कर ली गई। और फिर बाद में हमने देखा कि कश्मीर को भी मिला लिया था, जूनागढ़ को भी मिला लिया था, हैदराबाद को बल प्रयोग के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तो भारत की सभी रियासतें भारत में ही रही थी। तो पहली बाधा पार हुई, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। अब क्या हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद में एक संगठन था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद सितंबर 1946 में इसने घोषणा की थी कि राजस्थान की कोई भी रियासत भारत संघ में अकेले नहीं मिलेगी, रियासतों को मिला जाएगा एक संगठन के द्वारा। जैसे यूँ नहीं होगा कि भाई जोधपुर सीधे कोई भारत में, जोधपुर सीधे कोई राज्य बन जाए या उदयपुर कोई राज्य बन जाए, ऐसा नहीं होगा। रियासतें कोई भी इस लायक नहीं थी कि वो स्वतंत्र रूप से राज्य बन सके। तो रियासतों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा और फिर उस संघ को जो है भारत सरकार में मिलाया जाएगा। तो ठीक है, रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन रियासतें कोई अलग से राज्य बनने की स्थिति में नहीं थी। तो रियासतों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जाएगा, रियासतों का एक संगठन बनेगा, रियासतों का एक संघ बनेगा और वो संघ जो है वो भारत सरकार में मिलेगा और फिर उसको एक राज्य का नाम दिया जाएगा। तो ऐसी घोषणा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के सितंबर 1946 के अधिवेशन में की गई कि रियासतों का एक संगठन या समूह बनाना पड़ेगा। तो फिर राजस्थान के राजाओं में होड़ लग गई कि भाई हमें अब ठीक है, हमारा संगठन बनाएंगे, हम हमारा एक राज्य बनाएंगे। तो इस प्रकार एक रियासतों का एक संगठन या संघ बनाने की जब राजाओं में होड़ लगी, तो राजस्थान का पहला राजा कौन था जिसने इस प्रकार संगठन या संघ बनाने का प्रयास किया? तो रियासतों को मिलाकर एक संगठन या संघ बनाने का जो प्रयास किया, वो सबसे पहला प्रयास किया कोटा के राजा महाराव भीम सिंह ने। भीम सिंह जी ने कोटा के आसपास बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और आसपास कुछ रियासतें, इन सबको मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। तो पहला प्रयास किया था
कोटा के राजा महाराव भीम सिंह ने संगठन या संघ बनाने का। फिर इस प्रकार के प्रयास और राजाओं ने भी किए। जैसे डूंगरपुर के राजा थे महारावल लक्ष्मण सिंह, इन्होंने भी प्रयास किया कि डूंगरपुर के आसपास की रियासतों को मिला करके एक संघ बना दें, एक राज्य बना दें, संगठन बना दें। और डूंगरपुर का इलाका चूंकि वागड़ इलाका है, इसलिए उस संघ को नाम दिया उन्होंने वागड़ संघ। तो महारावल डूंगरपुर के जो थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ इन इलाकों को जोड़ने का प्रयास किया था। तो सबसे पहला प्रयास तो कोटा के भीम सिंह ने किया, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने भी ऐसा प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास संगठन या संघ बनाने का प्रयास हमारे मेवाड़ के राजा, उदयपुर के राजा महाराणा भूपाल सिंह ने भी किया था। महाराणा भूपाल सिंह ने भी ऐसा प्रयास किया कि भाई एक संगठन या संघ बनाया जाए। इसके लिए महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। और राजा कहाँ से बुलाए गए? उन्होंने राजा राजस्थान के राजा भी बुलाए, उन्होंने एमपी या मालवा के राजाओं को भी आमंत्रित किया और गुजरात के राजाओं को भी आमंत्रित किया। जैसा कि हम जानते हैं भी राजस्थान की सीमा गुजरात से भी मिलती है, एमपी से भी मिलती है। तो इसलिए भूपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया 25-26 जून 1946 में। ऐसा कहते हैं उस सम्मेलन में कई राजा भी आए, लगभग 22 राजा महाराजा उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। लेकिन ठीक है, सबने मौखिक सहमति दे दी या ओरल सहमति, मौखिक सहमति दे दी, लेकिन लिखित सहमति ऐसी कुछ बन नहीं पाई। फिर ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ। भोपाल सिंह ने फिर दोबारा वापस सम्मेलन बुलाया मार्च 1947 में। इस प्रकार का सम्मेलन दोबारा बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें एक राजस्थान यूनियन नामक एक संगठन बनाएंगे और फिर सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनेगा और उस राजस्थान यूनियन को अपन भारत सरकार में मिलाएंगे। तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे हमारे मेवाड़ के राजा महाराणा भूपाल सिंह। अब जो सेकंड सम्मेलन बुलाया था इन्होंने 1947 में मार्च में, तो इस सम्मेलन में कई राजा इनके साथ सहमत भी थे, लेकिन कुछ राजा जैसे बड़ी बड़ी रियासतों के, बीकानेर के, जोधपुर के, जयपुर वाले राजा, ये एग्री नहीं हुए। तो फिर दोबारा ये सम्मेलन भी इतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया? महाराणा भूपाल सिंह ने किया। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया? कोटा के राजा भीम सिंह ने किया। और वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया? डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका प्रयास किया था। और इस प्रकार ये संगठन बनाने के लिए 2 सम्मेलन 46 में 47 में सम्मेलन बुलाए किसने थे? मेवाड़ के राजा महाराणा भूपाल सिंह ने बुलाया, जिसमें 22 राजा महाराजा आए थे। फिर ऐसा संगठन बनाने का एक प्रयास जयपुर के राजा सवाई मान सिंह सेकंड ने भी किया था। उन्होंने प्रयास किया था कि जयपुर के आसपास की रियासतों को मिला करके एक राजपुताना संघ बनाया जाए। तो राजपुताना संघ बनाने का प्रयास कर रहे थे जयपुर के राजा सवाई मान सिंह सेकंड। तो कुल मिलाकर सब राजाओं ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग प्रयास किए थे कि संगठन बनाया जाए और संगठन को फिर भारत सरकार में मिलाया जाए। लेकिन इतनी सहमति, फिर आसपास के राजाओं की सहमति इतनी नहीं बन पाई, क्योंकि मैं जानते राजा महाराजाओं के भी अपने अलग अलग स्वाभिमान थे, अपने सबके अलग अलग सोच थी। कुछ का ये मानना था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो इसलिए राजाओं के प्रयास इतने सफल नहीं हो पाए। फिर जब ये घोषणा हो गई कि भाई ठीक है, रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ही दिए हैं, सभी रियासतें समझ चुकी थी कि ठीक है, अब हमें हमारा एक संगठन, हमारा एक राज्य अलग ही बनेगा राजस्थान, और फिर राजस्थान जो है भारत सरकार में मिलेगा। एक व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया, वो भी अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान राज्य की मांग कर रहे थे। तो ये भी एक फैक्ट के तौर पे आप ध्यान रखें कि भाई कौन से एक समाज सेवी या राजनेता अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान राज्य की मांग कर रहे थे कि भाई राम मनोहर लोहिया जो थे ये अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान राज्य की डिमांड कर रहे थे। तो अब क्या था, सरदार पटेल ने एक बाधा पार कर ही ली कि भाई रियासतों के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब रियासतें रहेगी तो हिंदुस्तान के अंदर ही, अब तो पाकिस्तान में मिलने से रही। तो अब रियासतें विलय पत्र पर साइन होने के बाद अब पटेल के सामने एक चुनौती थी कि राज्यों का निर्माण करना। जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान या राजपूताने में लगभग उस समय 19 रियासतें थी। तभी उन 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाना था और राजस्थान को फिर भारत सरकार में मिलाना था। तो अब पटेल के सामने अगली चुनौती आ गई कि भाई आसपास की रियासतों को मिलाकर उनका एक राज्य या संगठन बनाया जाए। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में उस वक्त 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें,
3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन 19 रियासतों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई 19 निम्न में से कौन सी एकीकरण के समय रियासत अस्तित्व में थी या कौन सी रियासत अस्तित्व में नहीं थी। तो इन 19 रियासतों को अगर आप सीधा याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगी। इन्हें हम क्षेत्र वाइज अगर याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें भी राजस्थान के पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग में 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं। अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, शॉर्ट में जिन्हें ABCD भी आपने सुना होगा। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, ABCD। तो 4 रियासतें पूर्वी भाग में हो गई। फिर करौली साइड से अपन नीचे आएंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, तो उधर हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। और हाड़ौती प्रदेश में 3 बड़ी रियासतें थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। फिर 12 कोई रियासत नहीं थी। 12 तो अभी 1991 में बना, 2/12, दौसा, 12 राजसमंद। तो 12 1947 में कोई रियासत नहीं थी। तो हाड़ौती में 3 रियासतें हो गई, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो 4 तो पूर्वी भाग की हुई, 3 हाड़ौती की हुई, तो 4 और 3 7। फिर आगे दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में वागड़ प्रदेश में 2 बड़ी रियासतें हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ की 2 बड़ी रियासतें होगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो पूर्वी भाग की 4, हाड़ौती की 3 7 और वागड़ की 2 हो गई, 9 रियासतें हो गई। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऊपर आता है मेवाड़ का इलाका। मेवाड़ के इलाके में अपन जानते हैं उदयपुर है, अपने भिलवाड़ा वाली शाहपुरा रियासत है, प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा मेवाड़ में मान सकते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र में, बाकी अधिकांश तो वागड़ प्रदेश में। तो मेवाड़ क्षेत्र में अपन 3 रियासतें मान सकते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। तो डूंगरपुर तक 9 हो चुकी थी, या वागड़ प्रदेश तक 9 हो चुकी थी। मेवाड़ प्रदेश की 3 रियासतें हो गई, उदयपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, तो 9 और 3 12 हो गई। फिर आते हैं अपन मारवाड़ क्षेत्र की ओर, पश्चिम राजस्थान की ओर। तो पश्चिम राजस्थान में आप 5 बड़ी रियासतें मान सकते हो। 5 बड़ी बड़ी कौन सी? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ और सिरोही। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ और सिरोही। तो 5 बड़ी रियासतें पश्चिम राजस्थान में हो गई। बीकानेर सबसे ऊपर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर सिरोही और किशनगढ़। किशनगढ़ हालांकि अजमेर में आता है, लेकिन किशनगढ़ का अधिकांश भाग जो है कि पश्चिम राजस्थान की तरफ है, इसलिए इसको अपन ने मारवाड़ में काउंट कर लिया। तो 5 रियासतें मारवाड़ प्रदेश की होगी। तो मेवाड़ प्रदेश तक 12 हो रही थी और 5 ही होगी, तो 12 और 5 17। और फिर आते हैं अपन ढूंढाड़ प्रदेश की तरफ, जयपुर के इलाके की तरफ। तो ढूंढाड़ प्रदेश में 2 बड़ी रियासतें, जयपुर और टोंक। टोंक मुस्लिम रियासत थी, तो जयपुर, टोंक, ढूंढाड़ प्रदेश की 2 रियासतें हो गई। दौसा वगैरह कोई रियासत नहीं थी, तो जयपुर, टोंक 2 रियासतें हो गई। तो मारवाड़ तक तो हो रही थी अपनी 17, तो 17 और 2 हो गए 19। तो 19 रियासतें आपको क्षेत्र वाइज याद रखनी है। वापिस अगर देखें तो पूर्वी भाग की 4 हो गई थी, हाड़ौती की 3, 4 3 7, वागड़ प्रदेश की 2 9, मेवाड़ प्रदेश की 3 12, मारवाड़ प्रदेश की 5 17, ढूंढाड़ प्रदेश और खेराड़ प्रदेश को मिलाकर के 2 हो गई, तो 17 और 2 19 हो गई। अभी 19 रियासतें हो गई। और जैसे आप सोच रहे होंगे भी गंगानगर कोई रियासत नहीं थी या सीकर कोई रियासत नहीं थी, तो ये रियासतें नहीं थी। भी गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका बीकानेर रियासत में आता था। सीकर, झुंझुनू वाला इलाका ये जयपुर रियासत के अधीन आता था। दौसा वाला इलाका जयपुर रियासत के अधीन आता था। फिर राजसमंद भी कोई रियासत नहीं थी, राजसमंद का इलाका उदयपुर रियासत के अधीन आता था। आप सोच रहे होंगे भी बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, तो ये भी कोई रियासतें नहीं थी। बाड़मेर, पाली ये सब जोधपुर, जैसलमेर रियासत के अधीन ये क्षेत्र आते थे। तो 19 रियासतें, ये मान लो कि भी एकीकरण के समय राजस्थान में 19 जिले थे। फिर आते हैं 3 ठिकाने। 3 ठिकानों में आपने सुना होगा, एक तो नीमराणा ठिकाना। नीमराणा जो है अपने अलवर रियासत में था। नीमराणा के राजा थे राव राजेंद्र सिंह। नीमराणा, रा से जान रखें हम, राजेंद्र सिंह। फिर एक ठिकाना है लावा। लावा ठिकाना पहले जयपुर रियासत में था, हालांकि लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन पहले ये एकीकरण के समय जयपुर रियासत में था। तो एक लावा ठिकाना हो गया, तो जयपुर रियासत में था। लावा के जागीरदार थे या ठिकानेदार थे वंश प्रदीप सिंह। तो लावा वैसे वंश प्रदीप, लावा वैसे वंश प्रदीप, और नीमराणा रा से राजेंद्र सिंह। तो 2 ठिकाने हो गए, नीमराणा हो गया, लावा हो गया, और एक तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़। और कुशलगढ़ ठिकाना अपन जानते हैं बांसवाड़ा में था। और कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार थे हरेंद्र सिंह। अगर याद नहीं रहे तो कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह थे। तो हरेंद्र है कुशलगढ़ का, तो हर आदमी कुशल,
या कुशल है हर आदमी। कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह, कुशल है हर आदमी। तो एक तो हो गया ठिकाना नीमराना अलवर में, एक हो गया लावा जयपुर रियासत में, वर्तमान में टोंक में, और तीसरा ठिकाना हो गया कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत में था। तो 19 रियासतें हुई, 3 ठिकाने हुए और एक है केंद्र शासित प्रदेश। अभी केंद्र शासित प्रदेश था हमारा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब इस पर केंद्र का अधिकार था, दिल्ली का अधिकार था, और ये सी श्रेणी में आता था। ये जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे ये सी श्रेणी में आते थे। तो राजस्थान में सी श्रेणी का एक ही प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एकीकरण के समय ये हो गई, 19 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब पटेल के सामने चुनौती थी कि इन 19 रियासतों को, इन 19 राजाओं को, इन 19 शेरों को एक ही पिंजरे में रखना, इन 19 शेरों को एक ही राज्य में बनाए रखना, एक साथ बनाए रखना। तो ये काम इतना आसान नहीं था। अब पटेल ने सोचा कि भी इन 19 रियासतों को एक करना हमें, तो शुरुआत कहाँ से की जाए। अब शुरुआत करने के लिए हमें जानते हैं कि दुनिया की शुरुआत, इस धरती की शुरुआत, प्रकृति की शुरुआत किस दिशा से होती है, पूर्व से। तो पटेल ने भी शुरुआत कर दी पूर्व से, और पटेल साहब ने देखा कि भी पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD। तो भी पटेल ने ये बात क्यों सोची। भी पटेल ने सोचा कि भी 19 रियासतें हैं, अगर इन 19 राजाओं को हम ये कहें कि भी आपको सबको एक साथ मिलना है, तो 19 राजा कभी भी एक साथ मिलने के लिए एग्री नहीं होंगे, क्योंकि भी राजस्थान अपने आप में बहुत बड़ा है। भी ऐसा कहते हैं राजस्थान लगभग 128 देशों से भी बड़ा है। तो सबकी, राजस्थान की जो रियासतें हैं, कुछ कुछ रियासतों की कल्चर सेम, बाकी जो दूर दूर की रियासतें हैं इनका कल्चर भी अलग अलग है, इनकी भौगोलिक स्थिति अलग है, इनका इतिहास अलग है, इनकी संस्कृति अलग है। तो चूँकि रियासतें, उनका कल्चर सेम नहीं था, तो अगर अपन कहें कि भाई धौलपुर रियासत को कि तू जैसलमेर में मिल जा, तो कहाँ धौलपुर का कल्चर, कहाँ धौलपुर की भौगोलिक स्थिति, कहाँ जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति। तो धौलपुर वाले कह देंगे नहीं भैया, हम तो जैसलमेर में नहीं मिलेंगे, वहाँ रेगिस्तान है, धूड़ा उड़ रहा, बहरा बाज रहा, तावड़ा पड़ रहा, वैसा मैं तो काला पड़ जावा, माँ का तो फेयर एंड लवली का पैसा भी कौन है साहब, मैं तो जैसलमेर में न जावा। अब जैसलमेर वालों को कहो भी तू धौलपुर में मिल जा, तो जैसलमेर वाले मना कर देंगे कि नहीं साहब, धौलपुर भी साहब डाकू रहते हैं, उधर चंबल के बीएड है, डाकू भी साहब गोले मार देते हैं, भी साहब मर जाते हैं, मार डालेंगे डाकू हमको, हम तो धौलपुर में नहीं जाएंगे। भले हमारे जैसलमेर में तावड़ा पड़ रहा, काला पड़ जावा, तो कम कम मैं जीवता बैठिया हाँ, मैं जीव न लेर बैठिया हाँ, छाछ राबड़ी पीवार कूलर चलान हो जावा, मैं तो धौलपुर में न मिला साहब। तो जैसलमेर वाले भी इनकार कर देंगे, हम धौलपुर में नहीं मिलेंगे। बीकानेर वालों को तू बांसवाड़ा मिल जा, बांसवाड़ा वालों को तू अलवर में मिल जा। तो चूँकि इनकी जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, ऐतिहासिक कंडीशन अलग है, संस्कृति अलग है, तो ये राजा आपस में इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पटेल इस बात को जानते थे। पटेल बहुत दूरदृष्टा थे, बहुत समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। तो पटेल ने सोचा कि भाई पहले अपन पास की रियासतों को मिलाते हैं, पहले आसपास की रियासतों को मिलाते हैं, क्योंकि उनकी सबकी स्थिति सेम है। फिर आसपास की रियासतों को मिलाने के बाद में फिर उनको एक कर देंगे। जैसे पहले छोटी छोटी डुगलियाँ बनाएंगे, 1 डुगली, 2 डुगली, 3 डुगली, 4थी डुगली, और फिर इन डुगलियों को मिला करके बना देंगे एक बहुत बड़ा डुगला। तो पहले छोटे छोटे संघ बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, फिर उन छोटे छोटे संगठनों को मिला करके एक बड़ा राज्य बना देंगे। तो इस क्रम में फिर राजस्थान की जो कुछ रियासतों को मिलाया गया, पहले 4 रियासतों को मिलाया, 5 को, फिर 9 को मिलाया, फिर 3 को मिलाया, फिर 1 को मिलाया, संगठन बनाया, और फिर इन संगठनों को सबको एक करके राजस्थान बनाया गया। इसीलिए फिर हमारे एकीकरण में चरण लगे, और कितने चरण लगे अपन जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों सालों से पढ़ रहे हैं अपन की भी राजस्थान जो है वो 7 चरणों में हुआ। और 7 चरणों में क्यों हुआ, क्योंकि रियासतें ज़्यादा थी, इनको सबको मिलाना था, स्टेप बाय स्टेप मिलाया, इसलिए हमें 7 चरण लग गए। अब स्टार्टिंग जो एकीकरण की वो हमने पूर्व दिशा से की। पूर्व दिशा में देखा तो 4 रियासतें हैं, चारों का कल्चर भी लगभग सेम है, भौगोलिक स्थिति भी सेम है। 4 रियासतें कौन कौन सी है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है। ABCD शॉर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था। तब इन 4 रियासतों के राजाओं से बात की गई, पटेल साहब ने बात की। अजमेर के राजा थे, अलवर के राजा थे महाराजा तेज सिंह जी, भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह जी, धौलपुर के राजा थे महाराजा उदयभान सिंह,
और करौली के राजा थे गणेश पाल यादव। अब हुआ क्या था कि जो अलवर और भरतपुर रियासतें थी, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हो गए थे। विभाजन हो रहा था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, और हम जानते हैं कि विभाजन के समय पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन उन सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसे हमारे राजस्थान की 2 रियासतें, हम राजस्थान की 19 रियासतों में से 2 रियासतों में सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हुए विभाजन के समय, और वो 2 रियासतें थी अलवर और भरतपुर। तो इन सांप्रदायिक दंगों की वजह से परेशान होकर के भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने भरतपुर रियासत का प्रशासन भारत सरकार के अंडर में दे दिया। शायद फरवरी के महीने में ही इन्होंने अपना भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया ब्रजेंद्र सिंह ने। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यह कि किन राजस्थान की किन रियासतों में सांप्रदायिक दंगे हुए, अलवर में और भरतपुर में। फिर अलवर के राजा थे तेज सिंह जी, और अलवर में एक प्रशासक थे या वहाँ के दीवान थे डॉक्टर BN खरे। ये BN खरे जो थे ये हिंदू महासभा के कभी अध्यक्ष भी रहे थे। तो 30 जनवरी 1948 की तारीख हम जानते हैं। 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस, गांधी जी की हत्या हुई थी। ऐसा कहते हैं गांधी जी की हत्या हिंदू महासभा के एक कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की। और ये जो BN खरे थे, इनका संबंध भी हिंदू महासभा से था, नाथूराम गोडसे का भी संबंध इस संगठन से था। तो भारत सरकार को ये डाउट हुआ कि गांधी जी की हत्या में कहीं न कहीं अलवर के प्रशासक या दीवान डॉक्टर BN खरे का भी हाथ है, और अलवर के महाराजा तेज सिंह जी का भी इस षड्यंत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोल हो सकता है। तो अलवर के राजा तेज सिंह और अलवर के प्रशासक या दीवान डॉक्टर BN खरे पर संदेह करके इन्हें दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया। ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर BN खरे और नाथूराम गोडसे एक ही गांव के थे, और कुछ दिनों पहले गांधी जी की हत्या के कुछ दिनों पहले BN खरे और नाथूराम गोडसे की मुलाकात भी हुई थी। तो इसीलिए फिर BN खरे पर संदेह किया गया और अलवर के महाराजा तेज सिंह पर संदेह किया गया था, और इनको दिल्ली में नज़रबंद कर दिया। और अलवर का प्रशासन फिर भारत सरकार ने फरवरी के महीने में अपने हाथ में ले लिया था। तो 2 रियासतें ऐसी थी, अलवर और भरतपुर, जिनका प्रशासन ऑलरेडी भारत सरकार के पास में जा चुका था। तो अब बची 2 रियासतें, करौली और धौलपुर। करौली के राजा गणेश पाल यादव और अपने ये धौलपुर के राजा महाराजा उदयपाल सिंह। अब इनको, इन 4 रियासतों को मिला करके पटेल ने एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम दिया गया था मत्स्य संघ। अब सवाल यह कि भाई संगठन का नाम मत्स्य संघ क्यों पड़ा? मत्स्य संघ इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में अलवर का इलाका, अलवर के पास जयपुर वाला इलाका, ये सब मत्स्य प्रदेश में आया करते थे। ये महाभारत काल में ये प्रदेश जो था ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर या बैराट। ये विराटनगर या बैराट जो है वर्तमान में जयपुर में है, लेकिन मत्स्य संघ में जयपुर नहीं था, ये ध्यान रखें। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर था। अब चूंकि इसमें जो अलवर रियासत का इलाका मत्स्य प्रदेश में आता था, इसीलिए एक इतिहासकार थे कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी। तो KM मुंशी या कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी के कहने पर इस संगठन का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। अब इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें हुई, और चूंकि इसमें अलवर भी था, तो अलवर रियासत का ठिकाना था नीमराणा। तो नीमराणा का भी इसमें विलय कर दिया गया। तो इस पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना, और नीमराणा का राजा था रा से राजेंद्र सिंह। तो इन 4 रियासतों का और एक ठिकाने का विलय इस मत्स्य संघ में कर दिया गया, और एक मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं इस मत्स्य संघ के उद्घाटन की। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन था, उस उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया केंद्र का मंत्री, और केंद्र के मंत्री थे, नाम सुना होगा आपने, नरहरि विष्णु गाडगिल या NV गाडगिल। NV गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल, ये उस वक्त खनिज एवं विद्युत मंत्री थे भारत सरकार के अंदर। तो नरहरि विष्णु गाडगिल आए, और इन्होंने जो था, इन्होंने इस मत्स्य संगठन का हमारे उद्घाटन किया। उद्घाटन कब हुआ? कुछ जगह मिलता 17 मार्च 1948 और कुछ जगह मिलता 18 मार्च 1948। तो जो NCERT किताबें हैं उनमें 17 मार्च 1948 ही मिलता है, और बाकी जनरली हम पढ़ते हैं 18 मार्च 1948। अगर दोनों तारीखें आती तो आप 17 मार्च ही करें, क्योंकि NCERT किताबों में 17 मार्च दिया हुआ है, या राजस्थान विधानसभा के पोर्टल पर भी जो है 17 मार्च की तारीख ही मिलती है। तो उद्घाटन 17 मार्च 1948
या जो प्रसिद्ध तारीख है 18 मार्च 1948 उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वाले थे केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री NV गाडगिल, जिनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल। अब जब उद्घाटन हो रहा था तो इस उद्घाटन का विरोध कर दिया भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने। ऐसा कहते सब मान सिंह ने बहुत हल्ला मचाया इस वक्त। उद्घाटन के समय मान सिंह ने जाटों को भड़काया। मान सिंह ने कहा कि भाई ये मत्स्य संघ जो है ये जाटों के खिलाफ है, ये इससे जाटों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार कह के उन्होंने जाटों को भड़काया और मत्स्य संघ के उद्घाटन के समय काफ़ी सारे लोग वहाँ एकत्र भी हो गए थे और बहुत अधिक वहाँ पर प्रशासन को दिक्कतें भी आई थी। फिर मान सिंह को जो है गिरफ्तार भी कर लिया। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध किया था किसने? जोधपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में और फिर उद्घाटन हो गया। अब उद्घाटन होने के बाद में इस मत्स्य संघ की राजधानी की बात आई तो मत्स्य संघ की राजधानी बनी अलवर। अलवर को जो था मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया और अलवर के ही एक कार्यकर्ता या समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे शोभाराम जी कुमावत। शोभाराम कुमावत को इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। फिर हम ये जानते हैं एकीकरण के दौरान इन संगठनों के अंदर राज प्रमुख के पद भी बनाए गए। भी राजाओं को भी संतुष्ट करना जरूरी था, तो राज प्रमुख का पद बनाया गया और मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। ये वो उदयभान सिंह जी जो कभी धौलपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। तो उदयभान सिंह जी मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने और करौली के राजा गणेश पाल यादव थे, वो इस मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख बने। तो गणेश पाल यादव उपराज प्रमुख बने, उदयभान सिंह जी राज प्रमुख बने और अलवर के शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और मत्स्य संघ की राजधानी बनी अपनी अलवर। कुछ व्यक्ति थे जिनको इस मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में भी नियुक्त किया गया था। जैसे प्रधानमंत्री बने तो फिर मंत्री भी बनेंगे। तो मंत्री किस किस को बनाया गया इस मंत्रिमंडल में? मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भरतपुर के हैं, जिनको राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू भी कहते हैं। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। भरतपुर के गोपीलाल यादव को भी इसमें शामिल किया गया। अलवर के थे भोलाराम, उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंगल सिंह एक धौलपुर के क्रांतिकारी या समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगल सिंह धौलपुर के, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। करौली के चिरंजीलाल मिश्र थे, इनको भी जो है इस मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने, लेकिन शोभाराम कुमावत के साथ में मंत्रिमंडल में शामिल हुए जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलाराम, मंगल सिंह, चिरंजीलाल मिश्र आदि लोग। ये नाम भी आपको थोड़े ध्यान रखने होंगे। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर था। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें, क्षेत्रफल कितना था? लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में ये मत्स्य संघ फैला हुआ था। मत्स्य संघ की जनसंख्या थी 18.38 लाख। 18.38 लाख मत्स्य संघ की जनसंख्या थी और मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख, मतलब 1,84,00,000। यहाँ की इन चारों रियासतों या मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। तो ये भी आप ध्यान रखें। आबादी होगी 18.38 लाख, क्षेत्रफल हो गया 12,000 वर्ग किलोमीटर और आय हो गई 184 लाख या 1,84,00,000 इसकी वार्षिक आय थी। तो इस प्रकार मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ की जो दो रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर, ऐसा कहते हैं ये बाद में यूपी में या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो ये भी आप ध्यान रखें भी कौन सी दो रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर। जैसा कि हम जानते भी हैं भरतपुर और धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती भी है। तो चूंकि इनका कल्चर उत्तर प्रदेश से थोड़ा मिलता जुलता था, इसीलिए रियासतें चाहती थी कि इनका विलय बाद में उत्तर प्रदेश में किया जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये राजस्थान का ही हिस्सा बन चुकी है, तो वर्तमान में राजस्थान में ही है। लेकिन थोड़ा एक फैक्ट के तौर पे आप ये ध्यान रखें कि ये दो रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इस प्रकार ये हमारा मत्स्य संघ का निर्माण हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण हो गया 18 मार्च 1948। उद्घाटन किया NV गाडगिल ने। मत्स्य संघ में रियासतें हैं 4, ठिकाने हैं 1 और मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख बने करौली के गणेश पाल यादव
और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने अलवर के शोभाराम कुमावत। मंत्रिमंडल में शामिल किस किस को किया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलाराम मंगल सिंह और चिरंजी लाल मिश्र। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने एकीकरण की प्रारंभिक रूपरेखा भी समझी और प्लस हमने मत्स्य संघ का भी निर्माण किया। जो अगले 6 चरण है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।